हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एपोथेसिस का एपिसोड नंबर 18। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियोजिंग और डायना ने मिलकर यूंडियन के टॉप डिसाइपल की धुलाई कर दी, जिसके बाद लियोजिंग डायना की सीनियर से मिलने गया था और उसने वहाँ पर कन्फेस किया कि उसकी सिस्टर यान के पास पर्पलिन बॉडी है। इधर जाओडा लियोजिंग को खत्म करने की प्लानिंग करता है और इस काम को अंजाम देने के लिए ये लोग लियोजिंग को यूंडियन से दूर वेस्टर्न रीजन में असाइनमेंट पर भेज देते हैं। वहाँ पर फे लॉन्ग और उसके चमचे लियोजिंग को मारने के लिए ऑलरेडी फॉर्मेशन सेटअप करके बैठ गए थे। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम यान को देखते हैं, जो अपने भाई लियोजिंग के बारे में सोच रही थी। वो कहती पता नहीं मेरा भाई लियोजिंग क्लाउड हॉल में कैसा रहता होगा, और तभी उस पर स्नीक अटैक किया जाता है, मगर यान ने उसे अपनी पावर से रोक दिया था। वेल, ये अटैक करने वाली कोई और नहीं बल्कि डायना की सीनियर थी। वो कहती वाकई तुम्हारे पास पर्पलिन बॉडी है। यान उससे कहती कि शायद तुम्हें डीमन एम्पर ज़ीफांग ने यहाँ भेजा है, जिस पर वो कहती ना, मैं तो क्लाउड हॉल की मेंबर हूँ और यहाँ मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ ताकि तुम ज़ीफांग के हाथ न लगो। तभी वहाँ पर एल्डर शी जिंगशियान पहुँच जाते हैं। वो उससे पूछ रही थी कि मिस, क्या आपके पास कोई टोकन है जिससे हम आपकी पहचान को कंफर्म कर पाए। तो बंदी तुरंत ही अपना टोकन उन्हें दिखा देती है। जिंगशियान कह रही थी कि हाँ, ये टोकन तो क्लाउड हॉल का है, लेकिन इस पर तो बस जेड लिखा है, इस पे आपकी पोजीशन के बारे में कुछ नहीं लिखा। और तभी वो समझ जाती कि बंदी क्लाउड पैलेस की हॉल मास्टर जेड है। वो जिंगशियान को बताती कि हाँ, पहला मैं हॉल मास्टर थी, मगर अब वो पोजीशन निंग्यूडी को दी गई है, जिसे आप डायना के नाम से भी जानते हो, इसलिए आप मुझे हॉल मास्टर ना बुलाकर बस मिस जेड कह सकते हो। और अब ये लोग सीक्रेट चेंबर ऑफ हेवनली मिस्ट्रीज में चले जाते हैं। इस चेंबर का एक्सेस बस शी जिंगशियान के पास था। जेड उन्हें बताती है कि आपने जो लेटर लियोजिंग के पास भेजा था वो मैंने पढ़ लिया, मैं भी गद्दारों को ढूंढना चाहती हूँ। तो जिंगशियान उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे। वो कहते यही वो टूल है जिसकी मदद से मैं क्लाउड हॉल के एल्डर से कनेक्ट करता हूँ। तो जेड अपनी पावर्स का यूज करके उस टूल को चेक करती है। उसे तुरंत ही पता चल गया था कि इस टूल के साथ छेड़खानी की गई है। तो अब वो उसे डीपली चेक करती है। उन्हें पता चल गया था कि ये काम ड्रैगन ग्रैनी का है। जिंगशियान बताती है कि इसी ने मुझसे कांटेक्ट किया था, जिस पर जेड कह रही थी कि मैं तुरंत ही वापस जाकर इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दूंगी। जिसके बाद वो यान से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ क्लाउड हॉल चलोगी। देखो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जब तक मैं और हॉल मास्टर निंग्यूडी जिंदा है, हम तुम्हें महफूज रखेंगे। हम कभी भी डीमन एम्परर के हाथ तुम पर नहीं पड़ने देंगे। जिंगशियान तो ये सुनकर ही उन्हें थैंक्स बोल रहे थे, क्योंकि उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यान की सेफ्टी थी। वो यान से कहते कि तुम जल्दी से क्लाउड हॉल चली जाओ, वहाँ पर तुम्हारा भाई लियोजिंग भी है, तो तुम्हें वहाँ पर कंफर्टेबल फील होगा। इसीलिए यान भी अब वहाँ जाने के लिए अग्री हो गई थी। जिसके बाद मास्टर जेड तुरंत यान को अपने साथ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लियोजिंग, बेलीहोंग, टियानोपी और शिनफिंग को देखते हैं। ये लोग फ्लाइंग कैरेज से वेस्टर्न रीजन के रेगिस्तानी इलाके में पहुँच गए थे। लियोजिंग कह रहा था कि अब हमने आगे का सफर चल के तय करना चाहिए, तभी हम इस इलाके को इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। तो ये लोग तुरंत ही फ्लाइंग कैरेज से नीचे कूद जाते हैं। बेलीहोंग कह रहा था कि हम चारों को एक साथ ही वेस्टर्न रीजन का मिशन दिया गया है, तो अब हम यहाँ पर पार्टी भी कर सकते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ के जानवर भी रोस्ट करने के बाद बहुत डिलीशियस लगते हैं। तो शिनफिंग उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहती कि यहाँ पर ब्लड ट्री क्लिफ का राज है। वो अपनी हैवानियत और खून खराबी के लिए मशहूर है, इसलिए हमने यहाँ पर संभाल के रहना चाहिए। तो लियोजिंग भी बेलीहोंग को समझाता है कि उसने अपना पूरा ध्यान रोस्टेड मीट पर ना देके अपनी जान बचाने पर लगा देना चाहिए, क्योंकि पहले इस इलाके से कई सारे डिसाइपल्स गायब हो चुके हैं। उनके साथ क्या हुआ ये किसी को पता नहीं। लियोजिंग कह रहा था कि मेरे ख्याल से ब्लड ट्री क्लिफ ही इसके पीछे है, उन्होंने ही उन कल्टीवेटर्स को गायब किया होगा। तभी टियानोपी अपनी शराब की प्याली बाहर निकाल के कहता है कि इस ब्लड ट्री क्लिफ ऑर्गेनाइजेशन की एक मास्टर है और उसका नाम है मैडम पॉइजनस ब्लड। उसे जवान और हैंडसम लड़कों के खून को शराब में कन्वर्ट करने की आदत है। मेरे ख्याल से ऐसी आदत शराब पीने की आदत से भी बुरी है। जिसके बाद वो एज यूजुअल शराब पीना शुरू कर देता है। बेलीहोंग कह रहा था कि यार ये तो गड़बड़ हो गई। वो क्या है ना, मैं तो तुम सबसे हैंडसम भी हूँ और जवान भी, इसका मतलब मेरी जान तुम लोगों से ज्यादा खतरे में है। ये सुन के तो टियानोपी की शराब हलक में ही अटक जाती है। वो कह रहा था क्या कहा तुमने, हैंडसम? मेरे भाई, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। दरअसल हमारे सीनियर शिनफिंग ही सबसे हैंडसम और यंग है। हमारे क्लियर स्काई सेक्ट में उनके जैसा कोई हैंडसम बंदा नहीं था, मगर सीनियर शिनफिंग को इनकी बकबक में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका तो पूरा ध्यान उस इलाके पर था। वो कहती देखो, रेत का तूफान आ चुका है और अब यहीं से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। अचानक से जमीन के नीचे से असासिन्स बाहर आके इन पर हमला कर देते हैं। इस सडन अटैक
अटैक ने इन लोगों को अलग कर दिया था। इधर बिली हॉन्ग ने 2 बंदों को बड़ी ही जल्दी खत्म कर दिया। वो कहता अरे यार मैंने तो उन्हें बहुत जल्दी मार दिया, इन्हें तो मैंने बस घायल करना चाहिए था ताकि मैं इनसे और इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकता था, मगर अब तो इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। चलो कोई नहीं, अब मैं सीनियर शेनफिंग को चेक करता हूँ। इधर सीनियर शेनफिंग अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करके उन असासिन पर हमला कर रहे थे। तभी बिली हॉन्ग उन्हें वहाँ आके बताता है कि इन्हें जान से मत मारना, लेकिन तब तक तो देर हो जाती है। सीनियर शेनफिंग ने उनका काम तुरंत ही तमाम कर दिया था। बिली हॉन्ग उनसे कह रहा था कि यार सीनियर आपने इन्हें बेवजह मार दिया, हम इनसे पूछताछ कर सकते थे। जिस पर शेनफिंग बताते है कि टियानियोपी इन्हें जिंदा रखेगा, मगर बिली हॉन्ग को इस पर डाउट था। वो कह रहा था और अगर उन्होंने भी असासिन्स को मार दिया होगा तो। इस पर शेनफिंग उसे कोई जवाब नहीं देते। अब ये लोग टियानियोपी के पास पहुँच गए, उसने भी कातिलों को खत्म कर दिया था। बिली हॉन्ग कहता है ये लो, इस शराबी इमॉर्टल ने भी इन दोनों को खत्म कर दिया, अब तो बस हमें लियो जिंग से ही उम्मीद है। जिस पर टियानियोपी कह रही थी कि ये लोग तो जानबूझ के मरने के लिए आ गए, उन्हें पता था कि वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकती, यानी कि वो खुद को सैक्रिफाइस करने यहाँ आए थे। शायद ये लोग ब्लड ट्री क्लिफ से बिलोंग करते थे। चलो अब हमने लियो जिंग के पास जाना चाहिए। जिसके बाद टियानियोपी गोल्डन बेल को एक्टिवेट करके ये लोग लियो जिंग को ढूंढने चले जाते हैं। इधर फीलोंग ये सब दूर से देख रहा था। वो कहता ये तीनों भी बहुत पावरफुल है, इसीलिए इन लोगों से निपटना बहुत मुश्किल है, मगर अच्छा हुआ कि मैंने पहले इसका अंदाजा लगा लिया था। जिसके बाद फीलोंग ने टैलिस्मान का यूज करके फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया, जिस वजह से ये लोग उस एरी में ट्रैप हो जाते हैं। बिली हॉन्ग उस एरी को ब्रेक करने की कोशिश करता है, मगर वो उसे भेद नहीं सकता था क्योंकि ये इम्प्रिजनमेंट एरी टैलिस्मान था। और तभी उस फॉर्मेशन से एक डीमन इन लोगों पर हमला करने आ जाता है, मगर टियानियोपी ने अपने बीड नेकलेस का यूज करके उसे बहुत दूर पटक दिया था। तब तक वहाँ पर ढेर सारे और डीमंस आ जाती है। सीनियर शेनफिंग बताती है कि सभी हमें मारने के लिए पूरी तरह से तैयार है और अब लियो जिंग बाहर अकेला है, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। जिस पर बिली हॉन्ग कहता है कि बस थोड़ा सा सब्र करो, मैं इस एरी को ब्रेक कर सकता हूँ, लेकिन तब तक तुम्हें इन डीमंस को संभालना होगा। तो ये दोनों जल्दी से उन डीमंस के साथ फाइट करने चले जाते हैं। तब तक बिली हॉन्ग हवा में फ्लोट करते हुए उस एरी पर अपने डैगर से अटैक करना शुरू कर देता है। इधर टियानियोपी और शेनफिंग डीमंस को मार रहे थे। इधर फीलोंग कह रहा था कि मुझे पहले ही पता था कि ये तीनों बेवकूफ मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे, इसीलिए तो मैंने स्पेशल एरी डिजाइन की जिसे ब्रेक करने में इन लोगों को बहुत समय लगेगा और इनके बाहर आने तक मैं इनके दोस्त लियो जिंग के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम लियो जिंग को देखते हैं जो असासिन्स की तगड़ी धुलाई कर रहा था। वो अब एक असासिन को अपनी ग्लिमी सोर्ड से घायल करके पूछता है कि बताओ तुम लोग कौन हो और तुमने हम लोगों पर अटैक क्यों किया था, लेकिन वो बंदा कुछ बोल पाए इससे पहले उसे कोई खत्म कर देता है। अब वही स्पीयर सीधा लियो जिंग को मारने आ जाता है, मगर लियो जिंग स्पेस लॉस का यूज करके उस स्पीयर से बचते हुए दूसरी जगह पहुंच जाता है। लियो जिंग ने उस स्पीयर को पकड़ लिया था। वो कहता है ये तो जाओ फैमिली की किंग स्पीयर वाली यूनिक स्किल है। और तभी फीलोंग तालियां बजाते हुए वहाँ पर पहुंच जाता है। उसके पास लियो जिंग की ग्लिमी सोर्ड थी, साथ ही उसने एक मास्क पहना हुआ था ताकि लियो जिंग उसे पहचान न पाए, मगर लियो जिंग ने तो पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ये कोई और नहीं बल्कि जाओ फीलोंग है। इधर फीलोंग लियो जिंग की सोर्ड चेक कर रहा था। वो कहता ये सोर्ड तो कमाल की है, अगर किसी को मारना रहा तो ये परफेक्ट चॉइस है। चलो अब मैं इसी से तुम्हें एक हसीन मौत दूंगा। जिसके बाद वो लियो जिंग पर स्लैश अटैक करके उसे बहुत दूर ढकेल देता है। यहाँ पर ऐसा सीन हो गया था कि लियो जिंग के पास फीलोंग का वेपन और फीलोंग के पास लियो जिंग का वेपन जा चुका था। लियो जिंग उससे कहता है कि तुम तो तलवारबाजी में भी माहिर हो, जिस पर फीलोंग बता रहा था कि मैं तो स्पीयर से ज्यादा तलवारें पसंद करता हूँ, मगर अफसोस मुझे स्पीयर से ही काम चलाना पड़ता है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लियो जिंग उसे स्पीयर से घायल करने की कोशिश कर रहा था, मगर फीलोंग उसके हर एक अटैक को डॉज करके उसके स्पीयर को दूर फेंक देता है। अब तो उसने लियो जिंग के सीने में उसी की सोर्ड घुसा दी थी, जिससे लियो जिंग बहुत भड़क गया था। तो तुरंत ही फीलोंग पर एक पावरफुल पंच हिट करके उसे बहुत दूर फेंक देता है। फीलोंग के पास अब उसका स्पीयर वापस आ चुका था और लियो जिंग को उसकी सोर्ड मिल जाती है जो उसने खुद के ही सीने से बाहर निकाल ली थी। जिसके बाद वो हेनियस विल को एक्टिवेट करके फीलोंग पर हमला कर देता है, मगर फीलोंग ने अपने आसपास एक स्पेल की शील्ड बना ली थी। लियो जिंग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि ये टैलिस्मान तो उसे शील्ड बन के प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तब तक फीलोंग मास्क हटाकर अपना फेस रिवील कर चुका था। लियो जिंग उससे कहता है कि मुझे पहले ही शक था कि ये काम तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता। जिस पर फीलोंग कह रहा था कि तुमने अभी जो मूव यूज की उसी की मदद से तुमने मेरे भाई बूफान को हरा दिया था। मानना पड़ेगा तुम्हारी ये मूव काफी पावरफुल है, मगर अफसोस तुम तो बस इनेट स्टेज पर हो, जिस वजह से तुम मेरे टियानगैंग अनपेरिशेबल टैलिस्मान को ब्रेक नहीं कर सकते। जिस पर लियो जिंग कह रहा था कि तुम मुझसे बदला लेना
लेने के लिए इतनी तकलीफ उठा के वेस्टर्न रीजन में आ गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम सिर्फ इसी के लिए यहाँ आए हो, तुम्हारा और भी कोई मकसद होगा। जिस पर फीलोंग बता रहा था कि तुमने मेरे भाई को हर्ट किया तो तुम्हारी उस गुस्ताखी के लिए मौत की सजा ही सही रहेगी। इतना कहकर वो लियोजिंग की तरफ अपना स्पीयर लेके भागने लगता है। इधर लियोजिंग ने हेवन स्कोर्च टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिस वजह से उसकी सूंड से तेज एनर्जी रिलीज होकर आसमान में जा रही थी और फिर आसमान से हेवन की पावर्स आकर लियोजिंग की सूंड को हेवी सोर्ड में बदल देती है और फिर लियोजिंग की हेवी सोर्ड बड़ी ही तेजी से फिलोंग की तरफ जा रही थी। वहीं पर फिलोंग ने रेनबो पियर्सर्स को एक्टिवेट करके उस सोर्ड को काउंटर कर दिया था। उसका ये अटैक तो इतना पावरफुल था कि वो लियोजिंग की हेवी सोर्ड को डिस्ट्रॉय करके उसे बहुत दूर पुश कर देता है। लियोजिंग इस अटैक में बुरी तरह से घायल हो गया था। वो कह रहा था फिलोंग तुम अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए अपने फेलो डिसाइपल को मार रहे हो। अगर ये बात क्लाउड हॉल को पता चल गई तो तुम्हारा बाप भी फिर तुम्हें पैलेस मास्टर के कहर से बचा नहीं पाएगा। जिस पर फिलोंग कह रहा था कि लियोजिंग मुझे पता है कि तुम हॉल मास्टर के कुछ ज्यादा ही करीब हो, मगर मुझे उस हॉल मास्टर से कोई डर नहीं, क्योंकि बहुत जल्द क्लाउड हॉल इतना ही नहीं पूरा ईस्टर्न रीजन हमारी जाओ फैमिली के कंट्रोल में आएगा। यहाँ पर हमारा ही राज होगा। तुम और तुम्हारी बहन हमें तख्त पर पहुँचाने के लिए सीढ़ियों का काम करोगे। लियोजिंग ये सब सुनकर हैरान था। वो कहते तुम्हें मेरी सिस्टर के बारे में कैसे पता चला? क्या तुम ही वो गद्दार हो जो डीमन एम्परर ज़ीफांग के लिए काम करते हो? जिस पर फिलोंग कहता है कि मरने वाले बंदे को जानकारी देना मैं जरूरी नहीं समझता, इसका कोई फायदा नहीं होता, तो तुम ज्यादा मत सोचो क्योंकि थोड़ी देर में तुम्हें मुक्ति मिलने वाली है। जिसके बाद वो अपना स्पीयर लियोजिंग की तरफ थ्रो कर देता है, मगर लियोजिंग बेंड होके उससे बच गया था, जिस वजह से वो स्पीयर वापस से फिलोंग के पास आ जाता है। वो कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो दोबारा से लियोजिंग के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, मगर लियोजिंग तुरंत ही पीछे हट जाता है क्योंकि जब तक फिलोंग के पास टैलिस्मान की शील्ड थी उस पर किए जाने वाले सारे अटैक बेअसर थे। अब लियोजिंग डिवाइन पैटर्न को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। उसे लग रहा था कि अज़ूर ड्रैगन की ये टेक्निक उस शील्ड को ब्रेक कर सकती है, मगर फिलोंग उसे ऐसा करने से रोक रहा था। वो लियोजिंग पर लगातार हमले करके उसे पीछे ढकेल देता है। तभी अज़ूर ड्रैगन लियोजिंग को बताता है कि तुम्हारी सोल में इतनी पावर है कि तुम दो पार्ट में सेपरेट हो सकते हो। बाकी सारी सिचुएशन को भूल के तुमने तुम्हारी सोल पर फोकस करना चाहिए। तुम्हारी बॉडी का एक पार्ट डिफेंडिंग के लिए यूज करो और दूसरा सोल कंडेंसिंग के लिए यूज करो। तो लियोजिंग भी वैसे ही करता है। इधर फिलोंग के अटैक को वो अपनी सोर्ड से रोकते हुए कंडेंसिंग पर फोकस करता है और इसी तरह से उसने अपना स्पिरिट फॉर्म बना लिया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो आसानी से फिलोंग को उछाल देता है। और अब अज़ूर ड्रैगन भी वहाँ पर आ गया था। वो दोनों मिलके फिलोंग पर अटैक कर देते हैं, जिससे फाइनली फिलोंग की टैलिस्मान शील्ड ब्रेक हो गई थी। वो देखता है कि लियोजिंग बड़ी तेजी से उसी की तरफ आ रहा है और फिर लियोजिंग की तलवार उसके आर पार हो गई थी। फिलोंग भी अब घुटने पर आ चुका था। लियोजिंग उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारी फैमिली ने डीमंस के साथ दोस्ती क्यों की? शायद ये बात तुम्हें पता नहीं कि ज़ीफांग जब डिवाइन नेशन की स्थापना करेगा तब हमारी ह्यूमन रेस को उनका गुलाम बना दिया जाएगा। डीमंस हम पर राज करेंगे। जिस पर फिलोंग कह रहा था कि वो डीमन रेस हो या फिर ह्यूमन रेस हो, मुझे उससे क्या करना है? मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मेरे फादर हॉल मास्टर बनने चाहिए थे। लियोजिंग क्या तुम्हें पता है कि मेरा भाई बूफान और मेरा जन्म क्यों हुआ? वेल हमें इसीलिए पैदा किया गया ताकि हम हमारे बाप का हुक्म माने। हम दोनों भाई बचपन से उनके ऑर्डर्स फॉलो करते आए हैं। जिस पर लियोजिंग कहता है कि शायद तुम यहाँ पर तुम्हारे बाप के कहने पर आए हो। अगर तुम अपने बाप के खिलाफ गवाही दोगे तो मैं तुम्हें क्लाउड हॉल लेके जा सकता हूँ। ये सब तुमने अपने बाप के कहने पर किया है, शायद इसीलिए तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। ये सुन के फिलोंग जोर जोर से हंस रहा था। वो कहता है गवाही, और वो भी मेरे बाप के खिलाफ? वेल ऐसा कोई नहीं कर सकता। लियोजिंग यार तुम किस दुनिया में रहते हो? जाग जाओ, तुम जो बता रहे हो वो इम्पॉसिबल है। इतना कहकर वो खुद ही लियोजिंग की सोर्ड को अपने अंदर घुसा लेता है। वो कह रहा था कि मेरे बाप को कोई भी हरा नहीं सकता। जिसके बाद वो लियोजिंग के गले लग जाता है। वो कह रहा था कि जाओ डाकू, न तुम और न मैं, हम दोनों में से कोई भी हरा नहीं सकता। तो मेरे भाई लियोजिंग, मैं जहन्नुम में तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो लियोजिंग तुरंत ही उसके पेट से अपनी सोर्ड बाहर खींच के उसे नीचे गिरा देता है। फिलोंग कह रहा था कि वाकई मुझे स्पीयर से ज्यादा तलवारें पसंद है, मगर अफसोस मैं जाओ फैमिली का मेंबर हूँ, इसलिए खुद की इच्छा से अपना वेपन भी सिलेक्ट नहीं कर पाया। इतना कहकर वो दम तोड़ देता है। फिलोंग के आखिरी लफ्जों से हमें उसकी मजबूरी का अंदाजा हो जाता है। और तभी अज़ूर ड्रैगन लियोजिंग को बता रहा था कि बच्चे यहाँ पर ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म मुझे सेंस हो रहा है, तुम्हें वहाँ पर ट्रू ड्रैगन का ब्लड मिल सकता है। अब
लियोजिंग ड्रैगन की कही बात पर ही गौर फरमा रहा था कि तभी बेली होंग लियोजिंग कह के वहाँ पर पहुँच जाता है। वो आते ही लियोजिंग को चेक कर रहा था कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। तो लियोजिंग उससे कहता है कि घबराओ मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टियानियोपी देखता है कि जाओ फिलोंग ने लियोजिंग पर हमला किया था। अब लियोजिंग अपने दोस्तों को बताता है कि जाओडा डीमन एम्पर जीफांग के साथ मिला हुआ है, उसने क्लाउड हॉल के साथ धोखा किया, उसी ने फिलोंग को मुझे मारने का हुक्म दिया था। ये सुनकर शेनफेंग कह रही थी कि मेरे ख्याल से हमने मिशन यहीं पर छोड़ के क्लाउड हॉल वापस जाना चाहिए ताकि हम जल्दी से इस मैटर को रिपोर्ट कर पाए। जिस पर लियोजिंग कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे पास वॉइस ट्रांसमिशन टोकन है जिसकी मदद से मैं डायना से कांटेक्ट कर सकता हूँ। अब उसने तुरंत ही डायना को इसकी खबर दी थी, जिसे सुनकर वो तो बहुत हैरान हो जाती है। लियोजिंग उसे बताता है कि जाओडा ही क्लाउड हॉल का गद्दार है। तो डायना सोचती कि मैटर तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे जल्दी से इस पर कोई न कोई एक्शन लेना होगा। अब वो लियोजिंग को वापस आने के लिए बता रही थी, लेकिन लियोजिंग उससे कहता है कि फिलहाल मैं वापस नहीं आ सकता, मुझे वेस्टर्न रीजन के और अंदर जाना होगा। यहाँ पर ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म है, तो प्लीज डायना ये खबर तुम हॉल मास्टर तक पहुँचा देना। इतना कहकर वो अपना कॉन्टैक्ट तोड़ देता है। डायना कह रही थी कि ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म मसले को और ज्यादा डिफिकल्ट बना देगा। इधर बेली होंग भी कंफ्यूज था। ओके तैयार, अभी ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म कौन सी नई मुसीबत है? तो लियोजिंग उसे बताता है कि वहाँ पर ड्रैगन क्लैन के डिसेंडेंट की ट्रायल्स होती है, उनमें से जो भी ट्रायल पास करेगा वो ट्रू ड्रैगन्स की दुनिया में जा सकता है। ये सुनकर टियानियोपी कह रहा था कि ट्रू ड्रैगन्स की दुनिया तो सुपीरियर वर्ल्ड में आती है। मैंने सुना था कि वहाँ पर ढेर सारे कल्टीवेशन के रिसोर्सेज है, साथ ही वहाँ पर कई सारे रेयर ट्रेजर भी है। जो भी सुपीरियर वर्ल्ड में कल्टीवेट करता है वो बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस कर पाता है। जिस पर शेनफिंग कह रही थी कि शायद यही वजह है कि ब्लड ट्री क्लिफ वाले इस इलाके को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। अगर इस इलाके के बारे में दूसरे लोगों को पता चला तो इसे हासिल करने के लिए यहाँ पर जंग छेड़ देंगे, सभी लोग सुपीरियर वर्ल्ड में जाने की कोशिश करेंगे। जिस पर लियोजिंग कह रहा था कि मुझे ट्रू ड्रैगन के ब्लड को मेंटेन करना ही होगा, क्योंकि उसी की मदद से मैं और जोंगरुई एक बहुत ही बड़ी एरी फॉर्म करने वाले हैं। वो एरी जीफांग के अटैक को रोकने में कामयाब हो सकती है, मगर ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म ब्लड ट्री क्लिफ के अंडर होने की वजह से ये काम बहुत मुश्किल होगा और मैं तुम लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए आप लोग यहाँ से चले जाओ। जिस पर बेली होंग कह रहा था कि यार तुम ऐसी बातें ना किया करो, हमारी टीम परफेक्ट है, हमने कई सारी मुश्किलों का एक साथ सामना किया है, तो हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। इस बात पर सीनियर शेनफेंग भी अग्री थे, मगर टियानियोपी का मानना कुछ और था। ओके तय भाई लोग, एक बार शराब पीने के बाद ही हम इस मिशन को शुरू करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत अच्छी क्वालिटी की शराब पीकर ही की जानी चाहिए, ऐसा करने से तुम्हारा काम कभी बिगड़ेगा नहीं। जिसके बाद ये लोग चीयर्स करके शराब पीना शुरू कर देते हैं और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।